सिर्फ एक सिपाही जो 72 घंटे अकेले लड़कर भूखा प्यासा रहकर 300 दुश्मनों को मार गिराता है। चीन की सेना आज भी इस इंसान का नाम सुनती है तो थर्रा जाती है, दहशत को भूल नहीं पाती जो इस दहशत इस आदमी ने वहां फैलाई थी। घेर कर मारा गया था, सर धड़ से अलग कर दिया गया था। एक ऐसा सैनिक जो शहीद होने के बाद आज भी देश की रक्षा कर रहा है। जब देशभक्ति और हिम्मत की बात आती है तो भारतीय सेना का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि अपनी जान देकर पूरे देश के लिए मर मिटने का दम एक सैनिक के अंदर कूट कूट कर भरा होता है। 1962 में चीन को 72 घंटे तक सिर्फ एक अकेले सैनिक ने रोक कर रखा था, दुश्मन के 300 सैनिकों को मार गिराया था। और इस इंसान का नाम है महावीर चक्र सम्मानित राइफलमैन वीर जसवंत सिंह रावत। पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज मैं सच्चे रियल हीरो की गाथा बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह रावत, स्वागत है आपका इस बहुत ही खास वीडियो के अंदर। जसवंत सिंह रावत का जन्म 15 जुलाई 1941 को उनकी जन्मभूमि बाणियों गांव बीरोखाल ब्लॉक जीरा पौड़ी गढ़वाल के अंदर उत्तराखंड में हुआ था। पिताजी श्री गुमान सिंह रावत, जिनके बारे में बताया जाता है कि वह देहरादून में मिलिट्री डेयरी फार्म में कर्मचारी के तौर पर काम किया करते थे। माता श्रीमती लीला देवी एक गृहिणी थी, जिनका देहांत 96 वर्ष की उम्र में 2016 में हो गया। बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। 7 लोगों का परिवार था जसवंत सिंह रावत जी का। इसका कारण क्या होता था, पिताजी की केवल 40 रुपए की तनख्वाह होती थी और उसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाया करता था। पढ़ाई की फीस के लिए भी 2.5 रुपए बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे इनके पिताजी। इसी कारण बचपन में वीर जसवंत सिंह रावत जी ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। उससे भी कुछ खास मदद वो अपने परिवार की नहीं कर पाए। तो उनके वहां नेवी की भर्ती आई थी, तो उन्होंने उसमें भर्ती होने की इच्छा अपने माता पिता से जाहिर की, लेकिन माता पिता ने साफ तौर पर मना कर दिया। तो जसवंत सिंह रावत जी ने समझाया कि मैं हाई स्कूल पास हूं तो मुझे अपॉइंटमेंट बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो वह नेवी की भर्ती के लिए अपने पिताजी से महज 10 रुपए लेकर वह निकल गए। लेकिन जब वहां पहुंचे तो उनकी हाइट 1 इंच कम होने के कारण उनका सिलेक्शन नेवी में नहीं हो पाया। तो निराश होकर बाहर आ रहे थे तो वहीं के सूबेदार ने उन्हें देखा और पूछा। जसवंत सिंह रावत ने सारी बात बताई तो सूबेदार ने बताया, यहीं पर फौज की भर्ती भी चालू हो रही है बगल में, तो फौज में भर्ती क्यों नहीं हो जाते जसवंत सिंह रावत। तो जसवंत सिंह रावत जी ने सोचा कि अब मैं नेवी के लिए आया था लेकिन नेवी में भर्ती हुआ नहीं, तो मैं फौज में ही भर्ती हो जाता हूं, जिससे मैं अपने पिताजी का लोड भी कम कर पाऊंगा और साथ में परिवार का लालन पालन पोषण भी कर पाऊंगा। अगर मैं वापस गया तो 10 रुपए मेरे खराब हो जाएंगे। भाई साहब 1960 में ना 10 रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, जब पैसों में चिल्लरों में काम हो जाया करता था। क्योंकि जसवंत सिंह रावत सबसे बड़े थे अपने परिवार में, अपने भाइयों बहनों में, और जब घर का बड़ा लड़का हो और उसके शौक अपने आप खत्म हो जाते हैं और जिम्मेदारी उसके ऊपर अपने आप आ जाती है। तो 19 अगस्त 1960 को भारतीय सेना में 4th गढ़वाल राइफल्स में वह भर्ती होकर एज अ राइफलमैन के तौर पर हिस्सा बन गए। वह भी केवल 19 साल की उम्र में। भर्ती होते ही उनको ट्रेनिंग के लिए नागालैंड ले जाया गया और नागालैंड में जब वो तैनात हुए तो उस समय जंगली चोर नागालैंड में बहुत ज्यादा हमला कर दिया करते थे लोगों पर और अपने बड़े धारदार दाव से लोगों को मारकर उनका सामान लूट कर ले जाया करते थे। तो सेना ने जंगल में ही अपना क्वार्टर गार्ड लगाया और वहीं पर वो ठहरी हुई थी। तो उस समय क्वार्टर गार्ड केवल तंबू का बनाया जाता था। तो जब ड्यूटी पर तैनात थे जसवंत सिंह रावत और उनकी टीम, तो आर्मी पर घात लगाए बैठा एक चोर जसवंत सिंह रावत जी को दिख गया और जसवंत सिंह रावत जी ने जब उसको देखा तो वह भी छुप गए। और जब तंबू के पास वह चोर आया हमला करने के लिए तो जसवंत सिंह रावत ने पीछे से आकर उसके धारदार हथियार को पकड़कर उसके धार को उसके पेट के बल लगाकर उसको वहीं पर जकड़कर पकड़ लिया और उसके बाद अपनी टीम को सीटी बजाकर बुलाया। और उनकी जब साथ की टीम यानी कि आर्मी के जब उनके साथी आए तो वहां पहुंचे और उसको जब चोर को पकड़ा, चोर इतना हट्टा कट्टा कि 4 लोग उसको जो संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन जसवंत सिंह रावत ने उसे अकेले ही पकड़ लिया था। तो जब पूछा गया कि जसवंत सिंह रावत तुमने इसको अकेले क्यों पकड़ा, तो जसवंत सिंह रावत बोले, मैं चाहता तो इसको मार सकता था लेकिन मैं देखना चाहता था कि इसके अंदर दम कितना है। क्योंकि उस समय जंगली चोरों का नागालैंड पर बहुत ज़्यादा हमला हुआ करता था और जंगलों में रहते थे वो, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल था और जंगली लोग थे वो तो लूट पाट कर लोगों को मार कर चले जाया करते थे। तो उस समय केवल 19 साल की उम्र में जसवंत सिंह रावत ने अपने से भी हैवी आदमी को पकड़ा और उसको सेना के हवाले कर दिया और इस बहादुरी के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। क्योंकि उत्तराखंड को वीरों की धरती यूं ही नहीं कहा जाता। 14 सितंबर 1961 को जसवंत सिंह रावत की ट्रेनिंग पूरी हुई और उसके बाद जसवंत सिंह रावत को अरुणाचल प्रदेश की सीमा तवांग पर भेज दिया गया, जहां 1962 को चीन ने सीमा पर हमला कर दिया भारत की और अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक आ पहुंचे। सैला टॉप के नजदीक चीनी सैनिक भारी तादाद में आ चुके थे और भारत की ओर से 4th गढ़वाल राइफल्स की टीम यानी कि डेल्टा टीम जिसको कहा जाता था, जिसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। जब चीनी सैनिक भारतीय सेना के मुकाबले ज्यादा थे, उनके पास ज्यादा आधुनिक
हथियार, भारी गोला बारूद लेकर वहां आए थे, क्योंकि चीन पूरी फुल प्लानिंग के साथ आया हुआ था और भारतीय सेना को इसका अंदाजा भी नहीं था, जिसकी वजह से सेना युद्ध के लिए तैयार ही नहीं थी, जिसकी वजह से वह भारत पर भारी पड़ने लगे। क्योंकि 17 नवंबर 1962 को एक ही दिन में चीन ने कई हमले करे और भारतीय सेना को यह अंदाजा भी नहीं था कि चीन इस तरह से हमला कर देगा, क्योंकि चीन के साथ भारत ने पंचशील समझौता कर रखा था, जिसमें दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते थे। लेकिन चीन तिब्बत के 14वें गुरु दलाई लामा को शरण देने और तिब्बत का साथ देने के शक में भारत से चिढ़ा हुआ था, क्योंकि उसने 1951 में तिब्बत के ऊपर हमला कर उसे अपने साथ चीन में ही मिला लिया था। लेकिन 10 मार्च 1959 को लहासा में चीन के नियमों के खिलाफ तिब्बत के लोगों ने विरोध चालू कर दिया, लेकिन यह विरोध नाकाम हो गया और तिब्बत के 14वें गुरु दलाई लामा भारत आ पहुंचे। इसी कारण चीन ज्यादा नफरत की आग में जलने लगा था अब भारत से, और पहले भी वह तवांग और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों को अपना मानता था, जिस वजह से भारत और चीन के रिश्ते बार बार बिगड़ जाया करते थे, जिसकी वजह से चीन के साथ भारत ने 28 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते पर साइन करवा लिए और उसके बाद हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन नफरत की आग में जल रहे चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी ने पहला हमला 10 अक्टूबर 1962 को ही किया, जिसमें चीन के 33 और भारत के 25 जवान मारे गए। लेकिन फिर चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को अक्साई चीन और तवांग अरुणाचल प्रदेश दोनों जगहों से हमला स्टार्ट कर दिया और भारत की सीमा के अंदर काफी अंदर तक वो आ गए और उन्होंने काफी कब्जा भी कर लिया। लेकिन 3 हफ्तों तक फिर हमला अचानक रुक गया। लेकिन फिर 17 नवंबर 1962 को दोबारा चीन ने हमला कर दिया। अब आपको ना 18 नवंबर 1962 की बात भी बताते हुए चलता हूं। 1962 के जवानों की जंग यानी कि रेजांग ला की शहादत कम लोगों को पता है। भारत चीन युद्ध में मेजर शैतान सिंह और भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़े ने भी अपने देश को बचाने के लिए आखिरी दम तक संघर्ष किया था, जिसमें मेजर शैतान सिंह को भी मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जिसमें 113 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसी लड़ाई की अगले दिन की बात है ये, इसकी वीडियो में कभी बनाऊंगा आपको, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि रेजांग ला में क्या हुआ था चीन के साथ। वापस आते हैं 17 नवंबर 1962 को सुबह 5 बजे चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश के सैला टॉप के नजदीक कब्जे के इरादे से हमला बोल दिया उसने। इस दौरान सेना की एक बटालियन की एक कंपनी नूरा नांग ब्रिज की सेफ्टी के लिए तैनात की गई थी, जिसमें जसवंत सिंह रावत अपनी 4th गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा टीम के साथ चीन से भिड़ गए थे। लेकिन भारत की तरफ से कम सैनिक और कम हथियार होने की वजह से 4th बटालियन के गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा टीम को वापस आने का आदेश दे दिया गया था। लेकिन 3 सैनिकों ने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई शामिल थे। जब 5वां अटैक चीन की तरफ से किया गया, जो पहाड़ की ऊंचाई से मशीन गन, जो आधुनिक मशीन गन से भारतीय सेना पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे, तो 4th गढ़वाल राइफल्स के सीनियर ऑफिसर श्री सुरेंद्र नाथ टंडन जी ने भारत की ऊंचाई से मशीन गन और चीनी बंकर को ध्वस्त करने का फैसला किया, क्योंकि पहाड़ों में नीचे से ऊपर जाना, और वह भी तब जब माहौल बिल्कुल युद्ध का हो गया हो और गोलियों की बरसात हो रही हो और आपके पास कम सैनिक और कम गोला बारूद होने के बावजूद लड़ना पड़े, तब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जसवंत सिंह रावत, गोपाल सिंह गोसाई और त्रिलोक सिंह नेगी ने जाने का फैसला किया और उस खड़ी पहाड़ी पर केवल 15 मिनट पर रेंग कर वह चीनी बंकर के 15 मिनट में ही पहुंच गए थे। केवल 12 मीटर की दूरी से ग्रेनेड फेंका गया चीन के बंकर के अंदर और उसको तबाह कर दिया गया, जिसमें 3 चीनी सैनिक मौजूद थे, जिसमें से 2 सैनिक वहीं पर ऑन द स्पॉट मारे गए, लेकिन एक चीनी सैनिक घायल होने के बाद भी मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था। भाई साहब, यह सुनकर ना अच्छे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 21 साल का लड़का, ये बहादुरी और ये हिम्मत, एक लाइक तो बनता है भारतीय सेना के लिए। लेकिन जसवंत सिंह के 2 साथी लड़ते लड़ते शहीद हो गए, जिनमें लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह नेगी शामिल थे। अब जसवंत सिंह रावत केवल अकेले ही पोस्ट संभाल रहे थे। भाग सकते थे अपनी जान बचाकर, क्योंकि वापस आने का ऑर्डर तो पहले ही आ चुका था, लेकिन वह अड़े रहे। और यह देश है वीर जवानों का भाई साहब। इनकी शानदार रणनीति और ऊंचाई में बंकर होने के कारण उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ और वह चुप कर अपने 1 2 3 4 5 बंकरों में जाकर हर जगह से फायरिंग कर रहे थे, जिससे चीनी सेना को यह लग रहा था कि इनकी पूरी की पूरी इंडिया की बटालियन यहां पर मौजूद है और बचे हुए हथियार और चीनी सैनिकों से छीने गए हथियारों से वह लड़ना स्टार्ट कर चुके थे। सोचकर देखो, चारों तरफ लाशों का ढेर, चारों तरफ गोलियों की आवाजें और साथ में कोई ना हो, फिर भी यह अकेला हिंद का शेर वहां पर उन लोगों से आधुनिक
हथियार वाली सेना से अकेला लड़ने में लगा हुआ था। सोचो क्या जज्बा रहा होगा यार। 1962 की बात है सर, आज की बात नहीं है कि एक मिसाइल लगाई और उड़ा दिया। लेकिन बताया जाता है कि वहीं स्थानीय गांव की दो बहनें नूरा और सैला ने अकेले जसवंत सिंह रावत को लड़ते हुए देखा और उनकी मदद करनी शुरू कर दी। वह खाना पानी की सुविधा लेकर आती थी और चीनी सैनिकों के मारे गए जवानों से हथियार लेकर वह जसवंत सिंह रावत को दे के आती थी। अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों बहनों ने उनकी मदद की। 3 दिनों तक वह अकेला सैनिक इन दो लड़कियों की मदद से लगातार लड़ता रहा। कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला, भूख प्यास के बावजूद लड़ता रहा। लेकिन कहा जाता है कि उन लड़कियों में से एक को चीनी सेना ने हमले में मार गिराया और एक को पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। जब उससे पूछा गया कि वह भारत के कितने सैनिक हैं जिन्होंने हमारा 3 दिनों से हमारा रास्ता रोक कर रखा हुआ है, तो जवाब आता है कि केवल एक सैनिक है। तो उनका जनरल भी हैरान हो जाता है। लेकिन एक बात और कही जाती है कि नूरा और सैला के पिता को चीन ने पकड़ लिया था और उनसे पूछा गया, लेकिन एक सैनिक सुनते ही चीन की सेना बौखला गई, क्योंकि तब तक उनके 300 सैनिकों को वीर जसवंत सिंह रावत मार चुके थे। जब चाइना को पता चला कि यहाँ 3 जने हैं, ये लोग, 2 लड़की और 1 लड़का, उनके बाप को उन्होंने पहले कैप्चर करा। तो उनसे पूछा गया कि भाई यहाँ कौन है जो चाइना के इंडिया का कितना डिवीज़न यहाँ पे है जो मेरे 4 डिवीज़न को रोक के रखा। जब उसके जनरल को ये पता चला कि 3 आदमी, एक भारत के गौरवशाली सिपाही ने इतना बड़ा करा, तब चीनी जनरल ने चारों ओर से घेर कर उनके ऊपर हमला किया, गोलीबारी की। लेकिन तब तक वह भारत की सेना के एक सिपाही का कारनामा देख चुके थे। घेर कर 21 साल के बहादुर जसवंत सिंह रावत के ऊपर हमला किया गया। कहते हैं कि 2 गोलियां लगी थी उनको, एक पेट पे लगी थी और एक सीने पे लगी थी। एक पेट पे लगी थी और एक सीने पे लगी थी। और घायल अवस्था में 2 गोली लगने के बाद वह पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और चीनी सेना को अपने पास आता देख कहते हैं उन्होंने अपने आप को ही गोली मार ली। लेकिन चीन 72 घंटों से खुन्नस खाया हुआ था। उसने उनको पेड़ पर टांगा और उनका सर धड़ से अलग करके अपने साथ लेकर गए। तब उन्होंने पीछे से जाके इनको भ्रष्ट मारा और भ्रष्ट मार के वो पहले तो उन्होंने वहाँ पे, कहते हैं एक लकड़ी का पेड़ था, उसमें हैंगिंग करके फिर उसकी गर्दन काट के ले गए थे। तो उसमें जो तकमा मिला तब उससे पता चला कि यहाँ पे एक फौजी था जिसे आज अरुणाचल में जसवंतगढ़ नाम से जाना जाता है। वीर जसवंत सिंह रावत के छोटे भाई यह भी बताते हैं कि सुनने में आया था कि भारतीय सरकार ने उनके ऊपर कोर्ट मार्शल कर दिया था। तो इंडिया गवर्नमेंट ने, तो यहाँ तक भी कहते हैं लोग कि इन्होंने कोर्ट मार्शल करा था, कम आंका गया क्योंकि इनका तो पहले कोर्ट मार्शल हुआ था। अब यह कोर्ट मार्शल क्या होता है? सेना द्वारा किसी भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए अनुशासन का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब सेना का कोई जवान या अधिकारी नियमों को तोड़ता है तो उसके अपराध के हिसाब से उसे सजा दी जाती है। इन्हीं सजाओं में से एक होती है कोर्ट मार्शल की सजा। यही वीर जसवंत सिंह रावत के ऊपर लगाया गया था, क्योंकि सबको वापस बुलाया गया था और इन 3 लोगों ने आने से साफ मना कर दिया था। लेकिन उनके भाई कहते हैं कि जब चाइना की गवर्नमेंट को यह पता चला तो उन्होंने भारत की सरकार को लेटर लिखा और कहा, अगर आप इस जवान, इस वीर पुरुष को अगर आप अवार्ड नहीं देंगे तो हम अपनी तरफ से इस जवान को सम्मानित करेंगे, जिसने अकेले 72 घंटे तक हमें रोक के रखा, हमारे 300 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। इन्होंने आनंद फानों में चाइना के गवर्नमेंट ने जब ये कहा कि हम इनको, अगर भारत सरकार नहीं देगी तो हम अपने चाइना की तरफ से एक अवार्ड देंगे इस फैमिली को, तब जाकर भारत सरकार को इनकी शहादत का पता चला और चाइना की तरफ से उनका सर वापस किया गया और एक तांबे का सर भेंट किया गया, जिसको आज उसी पेड़ के नीचे मंदिर बनाकर रखा गया है और उनको आज सब जसवंत बाबा के रूप में जानते हैं और सब उनको सैल्यूट करके ही तवांग की सीमा पर जाते हैं। इस फैमिली को फिर जो गर्दन काट के ले गए थे तो उन्होंने वहाँ तांबे की गर्दन काट के उनको सर्व करा। आज उस जगह वो मॉडल है आज भी, और आज भी लोग उसको आगे सलामी करते हैं और याद करते हैं। उस जगह का नाम अब जसवंतगढ़ कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में है। सैला और नूरा जो जसवंत सिंह रावत जी की मदद करते मारी गई और पकड़ी गई। सैला के नाम पर सैला मार्ग, सैला सुरंग, सैला झील और नूरानांग वाटरफॉल का नाम नूरा के नाम पर रखा गया और 2 पहाड़ियों के नाम भी इन 2 बहनों के नाम पर रखे गए। आज जसवंत सिंह रावत का नाम सुनते ही चीन दहशत में आ जाता है, क्योंकि महज 21 साल की उम्र में देश के लिए जितना जज्बा और साहस बहुत कम देखने को मिलता है। आजकल तो भाई साहब 21 साल के लड़के, 21 साल के बच्चे ब्रेकअप के दर्द से अपना जीवन खराब कर देते हैं। लेकिन उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के लड़के ने इतनी बहादुरी दिखाई जिससे आज सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और तो और इस दुनिया से जाने के बाद भी आज भी कहते हैं कि वीर जसवंत सिंह रावत सेना के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि वार मेमोरियल बनाकर वहां उनकी मूर्ति और वह पेड़ का तना आज भी मौजूद है जहां पर उनके प्राण न्यौछावर हुए थे। उन 300 सैनिकों की लाशें आज भी उनके वार मेमोरियल के बगल में ही दफनाई गई हैं, क्योंकि चीनी सैनिक इतनी लाशों को लेकर नहीं जा सकते थे। पहाड़ी इलाका था, 1962 का टाइम था और युद्ध के विराम के बाद वह लाश
लाशों को वहीं छोड़कर चले गए, जिनको सैन्य सम्मान के साथ भारतीय सेना ने वहीं दफनाया। आज भी जसवंत सिंह रावत को नाश्ता, कपड़े, जूते, बिस्तर, खाना, पानी सबसे पहले दिया जाता है। और कहते हैं कि कई बार उनके बिस्तर में सिलवटें आती हैं, ऐसा लगता है कि कोई सोकर वहां से उठा है। और कई बार जो उनकी बूट होते हैं, जो जूते होते हैं, वो आज भी वहीं रखे गए हैं, उनमें पॉलिश की जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई इनको लेकर चलकर आया हो और वह गंदे हो जाते हैं, क्योंकि कई बार सेना के जवानों को जसवंत सिंह रावत के होने का एहसास होता है और वह कई बार उनके सपने में आकर उनकी मदद भी करते दिखते हैं। कई किस्से ऐसे हैं उनके जो स्थानीय लोग और सैनिक बताते हैं और बोलते हैं कि वह आज भी ड्यूटी में है। उनके भाई बताते हैं जसवंत सिंह रावत जी के कि वहीं के लोगों ने बताया कि एक बार एक सरदार जी आर्मी की ट्रेनिंग में थे और उनकी एमएमजी जो एमएमजी लगती है वो कहीं खो गई थी, जिसको अगले दिन उन्हें वापस सेना को करना था। अगर वो नहीं दे पाए तो उनके ऊपर कोर्ट मार्शल हो जाता है, क्योंकि एक छोटी सी चीज खोने पर भी बहुत बड़ी सेना में सजा दी जाती है सेना के अंदर। इसी डिसिप्लिन की वजह से भारतीय सेना को सबसे ताकतवर और मशहूर सेना माना जाता है, क्योंकि इतना डिसिप्लिन है वहां पर। तो जब उनको उनकी खोई हुई एमएमजी नहीं मिली तो जसवंत सिंह रावत ने उनके सपने में आकर उनको एमएमजी का पता बताया और अगले दिन सरदार जी बताई गई जगह पर जाते हैं और उन्हें एमएमजी मिल जाती है। फिर वह उस एमएमजी को सेना को वापस कर देते हैं, जिससे वह कोर्ट मार्शल से बच जाते हैं। यहां तक कि उनके गांव के लोग और उनके परिवार के लोगों का यहां तक का कहना है कि जब उनका जन्म दिवस और शहीद दिवस मनाया जाता है तो उनके जूतों की आवाजें आती हैं, उनकी जूतों की आवाजें आती हैं। वह कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा वीर जसवंत सिंह का नाम रहेगा। उनके परिवार में भी जब भी कोई तकलीफ आती है तो उनके भाई साहब बताते हैं कि वह हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। यह बहुत ही अद्भुत घटना है कि इस दुनिया से जाने के बाद भी वह अपनी मौजूदगी का सबूत देते हैं आज भी। राइफलमैन के पद से शुरू होकर मरणोपरांत शहीद होने के बाद भी वीर जसवंत सिंह रावत को प्रमोशन देना जारी रखा गया। भारतीय सेना के अनुसार जसवंत सिंह रावत 2018 में सूबेदार बनकर रिटायर हुए। तब तक इनको छुट्टियां और सैलरी भी दी जाती थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने इनका प्रमोशन आज तक बंद नहीं किया। उनके हिसाब से वीर जसवंत सिंह रावत आज मेजर जनरल के पद पे हैं और आज भी उनके इसी नाम से उनको चिट्ठियां भेजी जाती हैं लोगों के द्वारा। कोई अपनी परेशानी बताता है, कोई इनसे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वीर जसवंत सिंह रावत को और उनके जसवंतगढ़ को आज हर कोई जानता है, लेकिन पौड़ी गढ़वाल में स्थित उनके गांव बाड़ियों को बहुत कम लोग ही जानते हैं। वहां भी एक ऐसा मंदिर होना चाहिए जो वहां पर नहीं है, जहां पर वीर जसवंत सिंह रावत की मूर्ति और मेमोरियल स्पॉट बनना चाहिए, ताकि इस मॉडर्न जमाने में भी लोग इस वीर जसवंत सिंह रावत को कभी ना भूल पाएं और वहां जाकर इंस्पिरेशन लें। भारत सरकार ने इन तीनों को इनकी वीरता के लिए बैटल ऑफ नूरानांग से सम्मानित किया। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को महावीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था और लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी को वीर चक्र मरणोपरांत द्वारा सम्मानित किया गया था और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई को भी वीर चक्र मरणोपरांत द्वारा सम्मानित किया गया था। हर जवान एक सूरवीर होता है जो देश को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। देश को बचाने के लिए भले ही वह हाड़ कपाने वाली ठंड हो सियाचिन की, या चमड़ी सुखाने वाली रेगिस्तान की गर्मी हो, या अनंत आसमान हो, या समुद्र का तूफान हो, हमारे देश के जवान 24 घंटे सातों दिन साल के 365 दिन हमारी सरहदों पर रक्षा करते हैं। तब जाकर हम चैन से सो पाते हैं, चैन से जी पाते हैं, चैन से अपने परिवार के साथ बैठ पाते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर पाते हैं। हमारे देश के शहीद वीर जवान जल थल वायु की सीमा में तैनात जवानों को पूरे भारतवर्ष और राजेंद्र सिंह रावत की तरफ से सैल्यूट है और गर्व है मुझे कि मैं सूरवीरों की धरती में जन्मा। पूरे उत्तराखंड और देश के लिए सम्मान की बात है कि आज हमारे देश में ऐसे महान लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर किया है देश के लिए। देश के असली हीरो वो नहीं है जो आप टीवी में देखते हो, देश के असली हीरो वो हैं जो हमारे सीमा के सरहदों पर खड़े हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर सेना को सम्मान और शहीदों को श्रद्धांजलि दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर किसी को इस वीर की शहादत के बारे में पता लगे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।